नमस्कार, आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र और मैं हूं आपके साथ आलोक। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य जहां का छोटा सा फेरबदल भी राष्ट्रीय राजनीति में, देश की राजधानी में बड़ा महत्व रखता है। और शायद यदि परिप्रेक्ष्य में बात करें तो बीजेपी में संगठन में जो फेरबदल हुआ है ये अपने आप में कहीं ना कहीं काफी अहम माना जा रहा है। जी हां, बंसल को अब राष्ट्रीय नेतृत्व की जिम्मेदारी दी गई, सुनील बंसल को, और इसी के साथ साथ धर्मपाल को अब यूपी की नई जिम्मेदारी मिली है, संगठन महामंत्री बनाया गया। अब क्या क्या चुनौतियां हैं राष्ट्रीय नेतृत्व की अगर बात करें तो सुनील बंसल के पास क्या क्या चुनौतियां हैं। बात करें पश्चिम बंगाल की, तेलंगाना की, ओडिशा की, इन राज्यों में अब चुनाव है तो अहम जिम्मेदारी सबसे पहले सुनील बंसल की राष्ट्रीय नेतृत्व पर यही होगी, क्योंकि ये ऐसे राज्य हैं जहां पर चुनाव होना है, जहां पर चुनाव जीतना बीजेपी के लिए एक टफ टास्क है। और इसी के साथ साथ अगर बात करें तो धर्मपाल सिंह को संगठन का महामंत्री बनाया गया है, यूपी की जिम्मेदारी दी गई है। और ऐसे में यूपी की शीर्ष नेतृत्व में बड़ा फेरबदल होते ही राजनीतिक गलियारों में 2024 चुनाव की राजनीति गर्म हो गई है। बिहार महाराष्ट्र की सत्ता में उठापटक के बाद एकजुट हुआ विपक्ष बीजेपी को 2024 में चारों खाने चित करने की तैयारियों में जुट गया है। ऐसे में बीजेपी के लिए 2024 का चुनावी रणसमर आसान होने वाला नहीं है। तो साफ तौर पर जिस तरीके से अब हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से क्या कुछ चुनौतियां हैं बीजेपी के सामने और विपक्ष अब कितना एकजुटता दिखाएगा, क्या क्या चुनौतियां हैं विपक्ष की, क्या कुछ तैयारियां हैं संगठन को मजबूत करने के लिए। आए हुए मेहमानों से जल्दी से परिचय करा देते हैं। हमारे साथ मनीष सिंह जी हैं, प्रवक्ता सपा। मनीष जी नमस्कार, बहुत बहुत आपका स्वागत है। प्रियंका गुप्ता जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस। प्रियंका जी नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। दुष्यंत जादौन जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी। दुष्यंत जी नमस्कार, बहुत बहुत आपका भी स्वागत करना चाहूंगा। और प्रवक्ता प्रस्पा डीपी यादव जी भी हमारे साथ हैं। डीपी जी नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप सब मेहमानों का एक बार स्वागत फिर से करना चाहूंगा। मैं सबसे पहले बीजेपी के प्रवक्ता दुष्यंत जादौन जी के पास आ रहा हूं। दुष्यंत जी, जैसा कि मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में कहा था, यूपी एक ऐसा राज्य है जहां की छोटी सी भी राजनीति में फेरबदल एक राष्ट्रीय राजनीति में बड़ा महत्व करता है। फिर अब आप लोग तो 2024 के परिप्रेक्ष्य में जिस तरीके से तैयारियां चल रही हैं और जो फेरबदल हुआ है, क्या इसको माना जाए पूरी तरीके से संगठन में जो बड़े बदलाव किए गए हैं 2024 के नजरिए से देखा जाए? जी निश्चित, जो भी फेरबदल, भारतीय जनता पार्टी में कोई भी स्थायी पद नहीं है, क्योंकि यहाँ हर वर्ष जैसे 3 वर्ष में यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष या प्रदेश अध्यक्ष का बदलाव होता रहता है। संगठन में भी लगभग 3 वर्ष का हर एक का एक कार्यकाल होता है। संगठन महामंत्री जी का एक कार्यकाल था, एक समय सीमा पूरी हो चुकी थी, इसलिए ये बदलाव हुआ। ये एक सतत प्रक्रिया है बदलाव की हमारे यहाँ संगठन में। चूँकि आप जानते हैं कि हमारी पार्टी कोई ऐसी नहीं है कि जैसे कांग्रेस की है या राहुल गांधी वहाँ पे अध्यक्ष बने रहेंगे जीवन भर, या सोनिया गांधी जी अध्यक्ष बनेंगे, या समाजवादी पार्टी की तरह के मुलायम सिंह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहे, उनके बाद उनके बेटे अध्यक्ष बने रहे। तो हमारे यहाँ संगठन में जो बदलाव होता है वो एक सतत प्रक्रिया है, जिसके चलते ये बदलाव होते रहते हैं। चूँकि माननीय सुनील बंसल जी ने जो रास्ता दिखाया है उस पर आगे हम लोग चलते आएंगे और निश्चित ही 2024 में हम चुनाव में जाएंगे, अच्छी जीत के लिए प्रयास करेंगे और निश्चित मानिए हम जीतेंगे भी। लेकिन दुष्यंत जी, मैंने आपसे जो सवाल किया था कि 2024 को लेकर के, अब सवाल ये नहीं कि सपा के प्रवक्ता बैठे हुए हैं और प्रियंका जी भी बैठी कांग्रेस की तरफ से, उनकी क्या तैयारियां हैं, मैं उनसे भी सवाल करूंगा। लेकिन मेरा सवाल अब आपसे है कि अब नए संगठन महामंत्री से पार्टी को किस तरीके की, कितनी ज्यादा उम्मीदें हैं? नहीं, आदरणीय धर्मपाल जी भाई साहब हमारे झारखंड में संगठन महामंत्री थे। उससे पहले उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र में वो क्षेत्रीय संगठन मंत्री रहे विद्यार्थी परिषद के। तो ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश उनके लिए पुराना है, वो उत्तर प्रदेश के ही है, रहने वाले हैं। और उत्तर प्रदेश में ही उन्होंने करीब 28 से 30 साल वर्क भी किया है। तो मेरा मानना है कि उत्तर प्रदेश उनके लिए नया नहीं है और वो संगठन की बारीकियों को अच्छे से जानते हैं। निश्चित ही वो उत्तर प्रदेश में आदरणीय सुनील बंसल जी की जगह लेंगे और उस काम को जो सुनील बंसल जी ने जहां से छोड़ा है उससे ही वो आगे बढ़ाते हुए उसको आगे ले जाएंगे, बढ़ाएंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि झारखंड में कहां लोकसभा की 14 सीटों थी जहां पर 12 जीती थी है, लेकिन अब 80 सीटों का सवाल है जिसमें 75 का टारगेट रखा है। लेकिन इस पर भी मैं आऊंगा। लेकिन मैं अब जरा
सपा के प्रवक्ता मनीष जी के पास आऊंगा। मनीष जी, सवाल ये उठा कि आपकी सबसे प्रबल दावेदारी है विपक्ष में किस तरीके से, लेकिन अब संगठन को लेकर के अगर मैं बात करूं, बीजेपी के देखिए संगठन की तैयारी किस तरीके से हो रही है, फेरबदल भी किया, जो भी कुछ किया, आप लोगों की क्या कुछ तैयारियां हैं? देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता संकेत में परिवारवाद पर जो टिप्पणी कर रहे थे, यह भारतीय जनता पार्टी के लोगों को एक बात सोचना चाहिए कि हम लोग संघर्षों के रास्ते पर चल करके आए हैं। आपकी जो सामंती एक हुकूमत है, उससे हम लड़ते हुए अपनी विचारधारा के मुताबिक काम कर रहे हैं। जादौन जी, आपको अपनी पार्टी की तैयारी करनी चाहिए, आपके संगठन में अपना फेरबदल कैसे आप करेंगे, कैसे बेहतर काम करने के लिए किसको कहां पर बैठाएंगे, ये आपकी अपनी रणनीति हो सकती है। लेकिन हमारी जो रणनीति है और हमारी जो तैयारी है वो हमारी अपनी विचारधारा के मुताबिक है, हमारे नेता के सिद्धांत के मुताबिक है। आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमेशा से ये बात कहते हैं, मंचों से लेकर के बैठकों तक में हमेशा उन्होंने एक बात को कहा है कि हमारी पार्टी प्रोग्रेसिव, पॉजिटिव और डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स करती है। हम लोकतंत्र में विश्वास करते हुए, लोकतंत्र की रक्षा करते हुए हम हमेशा इस बात का ख्याल रखते हैं कि कैसे हम प्रोग्रेसिव राजनीति करें, प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स करें। इसलिए कि राजनीति जितनी तेजी से बढ़ रही है, समाज जितना तेजी से बदल रहा है, समाज जितना तेजी से आगे बढ़ रहा है, हमें विभिन्न पहलुओं का ख्याल रखना पड़ता है, लोगों की मन भावनाओं को, मनों को हमें समझना पड़ता है। इसलिए कि विचारधारा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम समतामूलक समाज की स्थापना की बात करते हैं। हम समाज में जो वैमनस्यता भारतीय जनता पार्टी ने पैदा किया है उसको हम खत्म करने की बात करते हैं। अच्छा मनीष जी, एक सवाल का जवाब दे दीजिए। आपने समतामूलक समाज की बात की, आपने सब, लेकिन अपनी पार्टी में आप कुछ अपनों को नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए सवाल उठता है और मुझे ये सवाल भी पूछना पड़ गया आपसे। आलोक जी, देखिए, हमारी पार्टी जब रणनीति बनाती है, जब तैयारी करती है, तो हम ये देखते हैं कि समाज का हित कैसे सुरक्षित रहेगा। हमारे अपने, जिसे आप कह रहे हैं, अगर वो भारतीय जनता पार्टी से लोग मिलते हैं, जुलते हैं, उनसे बात करते हैं और उनके एजेंडे पर काम करते हैं, वो हमारे अपने नहीं है। हमारी जो महान जनता उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ है, वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हमारे जो संगठन में पदाधिकारी हैं, जो रात दिन, आपको एक आंकड़ा मैं बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी का जो 2017 से 22 का कार्यकाल था, उस कार्यकाल के दौरान हमारे महत्वपूर्ण कार्यकर्ताओं और नेताओं की गिरफ्तारी के ऊपर मुकदमे 28,000 से ऊपर हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने मुकदमा दर्ज किया। अभी आपने देखा होगा 2 मंत्रियों के ऊपर जिस तरह से कोर्ट ने कार्रवाई किया, भागम भाग में योगी आदित्यनाथ जी को निर्णय लेना पड़ा कि हमारे नेताओं के ऊपर जो मुकदमे दर्ज हैं, उन मुकदमों को सरकार वापस लेगी। यह बात हमें समझना पड़ेगा कि यह बदलाव क्यों किया गया। स्वतंत्र सिंह को जिस तरह से विधान परिषद में नेता के पद से हटाया गया, केशव प्रसाद मौर्य को जिस तरह से लाया गया, तो सरकार का ही फैसला है तो सरकार बात करे, लेकिन अंत में तो फैसला न्यायालय को लेना। तो आप लोग अब कोर्ट का सहारा लीजिए ना, अगर विपक्ष के तौर पर अपनी बात रखिए ना। बड़ी बात आलोक जी, हमारे लिए महत्वपूर्ण जनता है। हम जनता के बीच में अपनी बात रखते हैं और जनता के बीच में अपनी बात कहते हैं। इसीलिए उत्तर प्रदेश की महान जनता ने हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी को 36% से ऊपर वोट दिया और 2,96,00,000 से ऊपर हमें वोट मिला। जो जन समर्थन और आशीर्वाद उत्तर प्रदेश की महान जनता ने दिया है, उसी के ताकत और उसी के बल पर, उसी के ताकत और उसी के बल पर उत्तर प्रदेश देश में परिवर्तन का ध्वजवाहक श्री अखिलेश यादव जी के हाथ में दे चुका है। जी चलिए, उम्मीदें ज्यादा, इसीलिए मैंने कहा विपक्ष की भी अहम भूमिका होती है। प्रियंका जी भी हमारे साथ है। प्रियंका जी, संगठन मजबूती को लेकर के बात चल रही है। देखिए, बीजेपी ने भी अपनी बात रखी, सपा ने भी अपनी बात रखी, कांग्रेस इस संगठन की तैयारी को लेकर के या 2024 के परिप्रेक्ष्य में मैं अगर बात करूं तो अपने आप को कहां पर पा रही है? देखिए, मेरा सिर्फ आलोक जी इतना मानना है कि संगठन की अगर बात हम करें तो संगठन में फेरबदल होते रहते हैं और ये पार्टी का जो अपना विषय होता है उस पर डिस्कशन करते रहते हैं और चीज़ें चलती रहती हैं। पर हकीकत ये है कि क्या उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है उसमें कुछ बदलाव आएगा? संगठन में बदलाव करने का मतलब ये है कि आपको संगठन में कमियां नजर आई, आपने दूसरे को लगा दिया। लेकिन उत्तर प्रदेश के में क्या कोई बदलाव की उम्मीद रखी जा सकती है भारतीय जनता पार्टी से? आप देखिए किस तरह से फिरोजाबाद का जो है जो एक सिपाही है, उसको देखिए किस तरह के रोटी और दाल, जो रोटियां हैं वो कच्ची हैं और दाल जो है वो पानी की तरह है। वो किस तरह से रो रो कर सड़क पर ही अपने हाल और अपनी व्यथा को बता रहा है। क्या यही रोटियां इन नेताओं को खिलाई जा सकती हैं? क्या यही रोटियां उन प्रशासन के लोगों को खिलाई जा सकती है? मुझे लगता है कि बिठा के खिलाना चाहिए उन्हें इस तरह की रोटियां।
और अपने आप को बचाने के लिए उसके ऊपर अनुशासनहीनता का जो है वो बिल जो दोष होता है वो भी बढ़ दिया गया जी। लेकिन तो लेकिन मैम सुनिए प्रियंका जी, जब आप अपनी बात किस तरीके से रखेंगी, जब अपना संगठन अपनी पार्टी को मजबूत करेंगी ना, तभी तो अपनी बात रखेंगी। नहीं, आप ये बताइए, जब हम अपनी बात कहने निकलते हैं तो कौन हमें निकलने देता है? 144 लगा दी जाती है। जब हम महंगाई के लिए धरना प्रदर्शन करते हैं तो अगर हमने काले कपड़े पहने होते हैं तो हमें काला जादू बता दिया जाता है कि हम काला जादू करने के लिए निकले। अगर एक काला जादू है काले कपड़े पहनना, तो आप सब लोगों को बैन कर दीजिए ना, काले कपड़े को, काले रंग को ही बैन कर दीजिए जी। काला रंग तो शनि देवता का जो है रंग है। और काले जादू की अगर शुरुआत की बात करें तो बिहार की राजनीति से काले जादू की भी शुरुआत हो चुकी है। अगर आपको ये काला जादू दिखता है तो इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। पर मैं सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ कि ईडी का डर अभी भी सता रहा है, देश की जनता को कोई फायदा होगा? उत्तर प्रदेश में जो महंगाई के कारण और बेरोजगारी के कारण लाखों लोग परेशान है, क्या उन लोगों को राहत मिलेगी जो लोग जबरदस्ती, जिनको राशन मिलता है उसके लिए उनसे कहा जा रहा है कि आप झंडा खरीदिए तब आपको राशन मिलेगा? चलिए, काला जादू पर भी हम बात करेंगे, ये वाली चलिए इस सवाल का जवाब मैं लूंगा, लेकिन मैं एक बार डीपी यादव जी के पास आ रहा हूं। डीपी यादव जी, अगर हमें संगठन को मजबूत करने की बात करें तो लगातार आपकी भी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि वो अपने उम्मीदवार उतारेंगे और अपना संगठन मजबूत करेंगे। जनता जानना चाहती है कि आपकी पार्टी की क्या कुछ तैयारियां, खास करके 2024 के लेकर के अगर बात करें परिप्रेक्ष्य में। तो देखिए आलोक जी, निश्चित रूप से 2024 के जो लोकसभा चुनाव आ रहे हैं वो भारतवर्ष के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी लगातार 2014 से लेकर 2019 में दूसरी बार जब सत्ता पर काबिज हुई तो उसने बहुत वादे किए थे जनता से, भारतवर्ष की जनता से, चाहे वो सबको पक्का मकान देने की बात हो, चाहे हर घर जल और नल की बात हो, चाहे 1 करोड़ प्रति वर्ष रोजगार देने की बात हो, नौकरी देने की बात हो, या किसानों की आय दुगनी करने की बात हो। तो ये जो वादे किए थे भारतीय जनता पार्टी, वो धरातल पर कितने उतरे हैं, इनकी सच्चाई क्या है, कहीं ना कहीं इस पर भी मुहर लगाएगी जनता। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी वादे हैं उस पर किस कसौटी पर भारतीय जनता खरी उतर रही है कि नहीं उतर रही। लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी आलोक जी कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव को लेकर हमेशा चुनावी मूड में रहती है। 24 घंटे 12 महीने भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां चलती रहती है, इसमें संदेह नहीं है कि जो बंसल जी हैं उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश का 2014 का लोकसभा चुनाव लड़ा, फिर 2017 का विधानसभा लड़ा, फिर उसके बाद से 2022 का भी विधानसभा चुनाव लड़ा और उनको शानदार सफलता मिली। तो उनके संगठन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रही। अब क्योंकि उनको संगठन का अच्छा अनुभव है तो भारतीय जनता पार्टी अन्य राज्यों में भी उसका लाभ लेना चाहेगी। तो चाहे वो पश्चिम बंगाल हो या और भी जहां का उनको प्रभारी बनाया गया हो, तो भारतीय जनता पार्टी ओडिशा का, तेलंगाना का जी लाभ मिले। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अन्य राज्यों का भी उनको प्रभारी बनाया है। अब धर्मपाल जी भी अनुभवी हैं, अब देखिए उनकी कितनी प्रासंगिकता रहती है, उनके अनुभव का कितना भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिलता है 2024 के लोकसभा चुनाव में, ये देखने वाली बात थी। अब हमारे पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की जहां तक बात है, देखिए जब से हमारे पार्टी का गठन हुआ, पहला चुनाव हम लोग 2019 में लोकसभा में गए और वहां पर हमने लगा हमको ठीक ठाक अच्छी सफलता तो नहीं मिली सीटों के रूप में, लेकिन कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की जनता ने हमको रिकॉग्नाइज किया। 2022 के चुनाव में परिस्थितियां दूसरी थी, हमने 2022 में समाजवादी गठबंधन के साथ गठबंधन किया, लेकिन हमारे नेता आदरणीय शिवपाल सिंह यादव के अनुभव का लाभ नहीं उठाया गया। इसका नतीजा ये हुआ जैसा कि हमारे नेता सदन में भी कहे विधानसभा में उत्तर प्रदेश की, अगर हमको 100 सीटें दिए होते तो निश्चित रूप से आज सत्ता पक्ष में समाजवादी गठबंधन होता और विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी होती। तो आप 2014 का 2024 का लोकसभा चुनाव आ रहा है वो गठबंधन के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। चलिए, बड़ी बात यह कि डीपी यादव जी, सवाल यह कि पिछले चुनावों से क्या कुछ सबक मिला और 2024 के परिप्रेक्ष्य में पार्टी किस तरीके से तैयारी, कुछ ऐसे सवालों के मैं जवाब आपसे लूंगा। मैं एक बार दुष्यंत जी के पास आ रहा हूं। दुष्यंत जी, देखिए आप तमाम सारे सवालों का आपको जवाब देना है। प्रियंका जी के काले जादू का भी जवाब देना है आपको मनीष जी के भी सवालों का जवाब देना है और डीपी यादव जी के भी सवालों का जवाब देना है कि आप जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं, जो जनता वर्तमान परिस्थितियों से, हालातों से जो जूझ रही है, भले ही आप अपना संगठन मजबूत कर लें, जो प्रियंका जी ने भी सवाल बड़ी बेबाकी से उठाया था, संगठन को मजबूत करने से कुछ नहीं होगा जब तक आम जन की समस्याएं नहीं दूर होंगी।
नहीं, निश्चित हम जनता के लिए काम करते हैं। हमारी पार्टी का उद्देश्य, हम जिस विचारधारा से पढ़े वाले हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जो विचारधारा है उससे हम पढ़े हैं कि अंतिम व्यक्ति, जो अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा है, उसका अगर विकास नहीं होगा तब तक आप सत्ता नहीं चला सकते हैं। लेकिन जैसा मनीष जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में हम मंत्रियों के, विधायकों के मुकदमे वापस ले रहे हैं। अरे भैया, हम कम से कम मंत्री विधायकों के ले रहे हैं, लेकिन जब 2012 में अखिलेश यादव जी की सरकार बनी थी तो उन्होंने वाराणसी में आतंकवादी घटना में जो वलीउल्लाह, जो जिसको सजा मिली कोर्ट से, उसका मुकदमा वापस लेने का प्रयास किया और हाई कोर्ट से फटकार लगी, उसमें आपको शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। तो आप इस तरह की बातें, कम से कम राजनीतिक प्रेरित मुकदमे अगर हम वापस ले रहे हैं, जो राजनीतिक दुर्भावना से लगे हैं, उसके लिए अगर हम प्रयास कर रहे हैं, वो भी कोर्ट जब कहेगा तब माने जाएंगे। लेकिन आपने तो उत्तर प्रदेश में वाराणसी में जो आतंकवादी घटना करी, जिसको कोर्ट ने सजा दी, उसको आप उसके मुकदमे हटाने के लिए प्रयासरत रहे और उसके लिए आपको और आपके मुख्यमंत्री जी को कोर्ट की फटकार सुननी पड़ी। दूसरी बात मैं कहूंगा कि मेरी बहन प्रियंका गुप्ता कह रही काला जादू करने लगे। जिस 70 साल शासन में कांग्रेस की सरकार रही, जो कहती थी गरीबी हटाओ, वो आज तक गरीबी तब तक हटा ही नहीं पाई। अब वो चिंता गरीबों की करती है। जिन्होंने लाखों करोड़ों रुपए के घोटाले किए, वो आप चिंता करते हैं। जब से ईडी उनके पीछे पड़ी है, जबकि ईडी का जो मुकदमा था राहुल गांधी और कांग्रेस में सोनिया गांधी पर, वो कोर्ट के द्वारा मुकदमा दर्ज हुआ था, उसमें ईडी का कोई हस्तक्षेप नहीं कर रही है। वो दिन चले, जैसे ही ईडी ने जांच शुरू की, काले कपड़े पहनकर महंगाई और बेरोजगारी का नाम लेकर सड़क पे आ गए और इन्होंने पुलिस से बदतमीजी की, आम जनता से बात करिए, रोड जाम किए। इस तरह की भावनाओं से लेकर ये लोग काले कपड़े पहनकर इन्होंने उपद्रव किया। उसी के विषय संदर्भ में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बोला है, बाकी काला जादू इनका अब चल नहीं रहा, क्योंकि काला जादू अगर इनका चलता तो ये कहीं सत्ता में रहते। आजकल ये राजस्थान में रहे, वहां से भी ये जाने वाले हैं। और मेरे बड़े भाई यादव जी ने जो कहा कि संगठन में काम होता रहता है, चलता रहता है, संगठन में फेरबदल होते रहते हैं, उनकी बात सही है। प्रियंका जी, अब बराबर ये आरोप लग रहा है कि काला जादू का जिस तरीके से आप लोगों ने सवाल उठाया है, लेकिन बड़ी बात है कि ईडी के डर से अभी तक बाहर नहीं निकल पा रही है कांग्रेस। उत्तर प्रदेश में हमें दोबारा चुना, अगर हम जनता के मन को के पास नहीं पहुंचते तो जनता हमको नहीं चुनती। लेकिन जनता ने प्रियंका जी को जरा सुनेंगे, प्रियंका जी को नेताओं को बताया कि हम जनता के साथ है, जनता का विकास का कार्य कर रहे हैं। प्रियंका जी, ईडी के डर से ही बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। विकास की भाई साहब आप बात करते हैं, आप एक झंडा तो फ्री में दे नहीं सकते हैं। 20-20 रुपए, 25-25 रुपए, 50-50 रुपए लोगों की सैलरी से काट रहे हैं। कम से कम 75वीं जो है सालगिरह मना रहे थे आप इस देश की आजादी की, अमृत महोत्सव मना रहे थे, आपके पास 20-25 रुपए नहीं थे कि आप लोगों को झंडा फ्री में बांट देते? आपके कार्यालयों में किस तरह से 20 रुपए में झंडे बेच रहे हैं, आप व्यापार कर रहे हैं। आप नाम को 75वीं सालगिरह बना रहे हैं, आप असलियत में उसके पीछे व्यापार कर रहे हैं। और आप जो बात करते हैं ना गरीबी रेखा से ऊपर उठाने की, आपने कितने लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठा दिया? कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है कि वो झंडे को भी बेच देती है। हालांकि मेरे प्रदेश कार्यालय से आपको फ्री में झंडा मिल जाएगा, आप चाहें तो झंडे भिजवा देंगे। झंडा तो हमारे लिए हमेशा से सम्मान रहा है और इस देश को आज पहली बार 75 साल में पहली बार नहीं सम्मान दिया जा रहा झंडे को। हमेशा 75 साल लगातार इस देश ने सम्मान दिया है। सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं, पूरे देश के सम्मान और गौरव का विषय है। इसलिए आप इस तरह की बातें ना करें यहाँ डिबेट में बैठ के। अपनी बात करिए कि आपने क्या बना दिया, आप इसमें आपने इसको व्यापार झंडे को बेचा जा रहा है, इसलिए आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप लोगों को एक फ्री झंडा बांट सके, पर आपके पास इतना पैसा है कि आप 10 लाख करोड़ से जो है अपने उद्योगपति जानकारी रखिए, आपको जानकारी आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप लोगों को सरकारी नौकरियां दे सके। आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप लोगों को परमानेंट जो है देश की सेवा के लिए सेना में भर्ती कर सके। आपके पास 4 साल की नौकरी का कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं हमारे यहाँ से। देखिए डिबेट कहां से कहां पहुंच गई। हर घर तिरंगा को लेकर के पूरे देश भर में उत्साह मनाया जा रहा है। आजादी की 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है और तिरंगे को लेकर के किस तरीके से चर्चा हो रही। हम बात कर रहे हैं लगातार संगठन को लेकर के, और खास करके मुद्दा इसलिए भी उठाया क्योंकि अब आने वाले समय में 2024 को लेकर के सरकार की क्या कुछ तैयारियां हैं। मनीष जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। मैं संगठन को लेकर के लगातार सवाल कर रहा था। आपकी पार्टी में भी सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। लगातार एक विपक्ष के तौर पर आप लोग ही अहम टक्कर दे रहे हैं, मुकाबला आप लोगों से। फिलहाल आप लोग किस तरीके से, आप लोगों की क्या कुछ रणनीति है, जनता जानना चाहती है।
देखिए हमारी पार्टी ने जो तैयारी की है वो हमारी पार्टी की हमेशा से और आज भी और आगे भी हमेशा हम लोग जमीनी राजनीति करते हैं और जमीन से जुड़े हुए लोगों के मुद्दों को उठाते हैं और उनसे जुड़ करके उनके लिए हम लोग आंदोलन करते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं और उनके लिए हम लोग लड़ते हैं। एक बात। दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण मैं कहना चाहता हूं कि अभी हमारी पार्टी का सदस्यता अभियान चल रहा है और व्यापक जन समर्थन उत्तर प्रदेश के गरीबों का, किसानों का, मजदूरों का, युवाओं का, महिलाओं का, छात्रों का व्यापक जन समर्थन हमारी सदस्यता अभियान को मिल रहा है और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की नीतियों, सिद्धांतों और विचारों पर हमारा प्रदेश भरोसा कर रहा है और भरोसा करके जिस तरह से हमारे प्रदेश के सभी वर्गों ने जिस तरह से सदस्यता अभियान में भाग लिया है और ले रहे हैं, हमें उम्मीद है कि हमें बहुत व्यापक स्तर पर एक 2024 का जो लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है उसमें व्यापक स्तर पर हमारी पार्टी के जो सदस्य होंगे वो व्यापक स्तर पर परिवर्तन करेंगे। दो बात। तीसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं, जादव जी आतंकवादी घटनाओं का कुछ जिक्र कर रहे थे और बहुत सी विषय को विषयांतर करने की जादव जी कोशिश कर रहे थे, जैसा भारतीय जनता पार्टी के लोग हमेशा करते हैं। जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है, जादव जी एक बात हमेशा ख्याल रखिएगा कि जब आतंकवाद पे आप बोलिएगा तो याद रखिएगा कि कांधार में आपके विदेश मंत्री आतंकवादी हाफिज सईद को छोड़ने गए थे। इस बात को ध्यान में रखते हुए आप टीका टिप्पणी आतंकवाद पर करिएगा। मैं सबसे महत्वपूर्ण बात आलोक जी जो बात कहना चाहता हूं, एक मेरे पास दस्तावेज है। उत्तर प्रदेश सरकार बहुत ही भूमिका बनाती है विकास को लेकर के और उत्तर प्रदेश को बहुत ही उत्तम प्रदेश बनाने की जो एक समाजवादियों की परिकल्पना थी उस पर भारतीय जनता पार्टी एक ढिढोरा पीटती है कि हम विकास के रास्ते पर ले जाकर के उत्तर प्रदेश को बहुत आगे लेके जा रहे हैं। मैं ये दस्तावेज इसलिए दिखाना चाहता हूं, ये महत्वपूर्ण दस्तावेज है। एक सूडा डिपार्टमेंट है, नगर विकास विभाग का एक सूडा डिपार्टमेंट है, उसमें समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी, हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे तो उत्तर प्रदेश में सूडा विभाग को हम 800 करोड़ रुपए से ऊपर का बजट देते थे। आज के समय में जो 6 लाख करोड़ से ऊपर का भारी भरकम बजट भारतीय जनता पार्टी के योगी आदित्यनाथ जी ने झूठ बोला उत्तर प्रदेश की आवाम के सामने कि 6 लाख करोड़ से ऊपर का हम बजट पेश कर रहे हैं, लेकिन उस बजट में सूडा डिपार्टमेंट को जो प्रधानमंत्री आवास योजना जो चल रही है, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि उत्तर प्रदेश के समस्त गरीबों को हम जो शहरों में गरीब रहते हैं उनको हम आवास दे देंगे। बहुत महत्वपूर्ण विषय आलोक जी, थोड़ा सा वक्त मैं लूंगा आपका, जिसमें प्रधानमंत्री ने कहा था 2022 तक सबका हम घर बनवा देंगे। 14 ऐसे जनपद हैं उत्तर प्रदेश के जिनमें आज तक प्रधानमंत्री आवास की द्वितीय किस्त और तृतीय किस्त जारी नहीं की गई। और सबसे दुर्भाग्य की बात बताऊं आपसे, इसमें गोरखपुर और बनारस भी शामिल है जो प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है और ये योगी आदित्यनाथ का गृह क्षेत्र है। इन जनपदों 14 जनपदों में ये 2 जनपद ऐसे हैं जहां पर आज तक द्वितीय किस्त और तृतीय किस्त जारी नहीं की। और इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा, उस डिपार्टमेंट की डायरेक्टर 30 से ऊपर नौजवानों को उस डिपार्टमेंट से 2021 से लेकर के 22 तक जो मुख्यालय है वहां से वो बाहर कर चुकी हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? लेकिन बड़ी बात ये बड़ी विडंबना जी, आपने जो मुद्दा उठाया ठीक है जिस तरीके से, लेकिन आपको सदन में उठाना चाहिए मुद्दा, जहां पर आप उठाते तो वहां पर कुछ असर भी होता और सरकार कुछ सुनती भी। आपका महत्वपूर्ण चैनल है आलोक जी, आपका चैनल महत्वपूर्ण है और आपके चैनल पर हम कोई बात कर रहे हैं तो बहुत जिम्मेदारी के साथ करें। सदन में उठाना चाहिए ना, सही फोरम पर उठाना चाहिए। आलोक जी अभी सदन नहीं चल रहा है, जब सदन चलेगा तो सदन में क्या अभी नया मामला है क्या? सदन में चलेगा तो सदन में सही फोरम पे सही कहना चाहता हूं सवाल उठाइए, सही सवाल पे उठाइए, सही समय पर सही सवाल पे उठाइए जी। जब जमाना 5G का और अब 2G की स्पीड से चलेंगे, सही समय पर सवाल उठाए, मेरा ये साफ तौर पर कहना है जी। मैं एक बार डीपी यादव जी के पास आ रहा हूं। डीपी जी, मैं कुछ सवालों के जवाब आपसे लूंगा, लेकिन कुल मिलाकर के जब आप संगठन को, जब मजबूती को लेकर के बात चल रही है, आप लोग पूरी तरीके से लगे हुए हैं, अब आपको क्या लग रहा है कि अन्य संगठनों में जैसे बीजेपी है 24/7 लगी रहती है चुनावी मोड में, जैसा कि आपने भी कहा, अब आपको क्या लग रहा है कि अब थोड़ी सी प्रेरणा लेने की जरूरत है, पूरी तरीके से चुनावी मोड में आ जाए अब आप लोग भी? बिल्कुल निश्चित रूप से आलोक जी, देखिए विपक्षी भी जब अच्छा काम करते हैं तो उनसे सीखने की जरूरत होती है, प्रेरणा लेने की जरूरत होती है। अब देखिए उत्तर प्रदेश जो बड़ा प्रदेश है, यहाँ से 80 लोकसभा सीटें आती है और कहीं ना कहीं दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर के जाता है और इसको बखूबी समझा आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी ने। तब वो गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने अपना कार्यक्षेत्र उत्तर प्रदेश बनाया और बनारस में जो है वो संसदीय चुनाव लड़े। यहाँ से कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की जनता को उन्होंने प्रभावित किया और उनको अच्छी खासी सफलता मिली, जिसके कारण वो प्रधानमंत्री बने। 2019 में भी उन्होंने उसको दोहराया। अब देखिए इस समय राजनीतिक परिस्थितियां आलोक की बदली हुई है। जिस प्रकार से अभी हालिया बिहार का घटनाक्रम हुआ, उससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर है और विपक्ष को निश्चित रूप से एक संजीवनी बूटी मिली हुई है। विपक्ष अगर इसको चाहे सकारात्मक रूप में लेकर के तो उत्तर
कि इन्हीं दो राज्यों से आ जाती है। लेकिन इसमें सबको सम्मान देते हुए एक समान विचारधारा के दलों को, जैसा कि हमारे नेता आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी हमेशा कहते हैं कि सभी समाजवादी विचारधारा के दलों को एक मंच पर आना होगा, उनको कहीं न कहीं एकजुटता प्रदर्शित करनी होगी और अहम को त्यागना होगा। सबसे बड़ी जो बात है वो अहम, अहंकार, अपना दम्भ त्यागिए आप, नहीं तो फिर आप जैसे लगातार 2014 से चुनाव में हारे, 2017 में हारे, 2022 में हारे। चलिए, लेकिन बड़ी बात यह है कि बिहार में जो भी राजनीतिक घटनाक्रम सामने आया, विपक्ष को, जैसा कि आपने भी कहा, कि कहीं ना कहीं संजीवनी बूटी मिली। अब विपक्ष भी क्या समूचा एक मंच पर आएगा और एक 2024 के लिए एकजुटता अपनी दिखाएगा? कुछ इस सवाल भी कभी जवाब लेंगे। कुरुक्षेत्र जारी है, मेहमान बने हुए, एक छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होते हैं।